चलो मेरे दार्शनिकों, आप लोग का सांख्य दर्शन, बौद्ध, चारवाक, जैन ये सब खत्म हो गया है ना। लगभग भारतीय दर्शन खत्म होते होते आ रहा है, 3-4 और टॉपिक हैं फिर खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं योग दर्शन के ऊपर, पतंजलि योगस फिलोसफी। पतंजलि ने इसको, इसके प्रणेता है पतंजलि, है ना, जिसके नाम पे बाबा रामदेव अपना पूरा प्रोडक्ट बेच रहा है ना, वही पतंजलि है। और पतंजलि के योग दर्शन के ही 2 आयाम जो रहे, ये अष्टांग योग है हमारे सिलेबस में। क्या है? अष्टांग योग है हमारे सिलेबस में ना। मैंने जब बौद्ध दर्शन का अष्टांग मार्ग पढ़ाया था तब आपको बताया था कि उनको इससे कंफ्यूज नहीं करना है, अष्टांग योग अलग है, अष्टांग मार्ग जो है वो अलग है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग योग के ऊपर। तो पतंजलि जो थे उन्होंने एक योग सूत्र नामक बुक लिखा और उस बुक में जो है अष्टांग योग के बारे में बताया है। और अष्टांग योग का जो मूल रहा कि हमको समाधि तक जाना है, कैसे आत्मा और परमात्मा या प्रकृति और पुरुष की भिन्नता को हमको पाना है, यही जो है इसका मेन उद्देश्य रहा। मैंने आपको एक चीज और बताया था सांख्य दर्शन में कि सांख्य दर्शन केवल क्या देता है, सिद्धांत देता है प्रकृति से पुरुष को अलग करने का, और उसी को प्रैक्टिकल रूप में कौन करता है बोला था, योग दर्शन, है ना। आप जो है पुराने वीडियोस को लाइन से ही देखना, पहले वीडियो से लेके जो 22वां 23वां वीडियो जो अभी बन रहा है उसको आपको लाइन से देखने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बीच बीच से आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। 15-15 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। पूरा वीडियो को भी मिला लेंगे ना तो एक दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे पढ़ने तो, है ना। तो देखिए, योग सूत्र नाम का बुक लिखा पतंजलि ने और हमारे सिलेबस में क्या दिया है, अष्टांग योग दिया है। और अष्टांग योग में जब योग के बारे में पतंजलि ने बताया, देखिए एक चीज को और बताता हूँ यहाँ पर आपको, जो है इसको एग्जाम में भी लिखना है ना। चाहे एसे में लिखो, चाहे इस पेपर में लिखो, चाहे किसी भी पेपर में, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो षड दर्शन रहे और 3 और दर्शन, नास्तिक आस्तिक दोनों, सभी दर्शन को मिलाएंगे तो 9 दर्शन हो रहे हैं। इस दर्शनों में जो सबसे प्रामाणिक है, जिसको लोग स्वीकार कर चुके हैं, मतलब कुछ आयामों को, जैसे प्राणायाम को और आसन को, है ना, इसको क्या कर चुके हैं, एडॉप्ट कर चुकी है पूरी पब्लिक, पूरा विश्व इसका डंका बजा है, पूरा विश्व मार रहा है इसको। योग दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून को। तो एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसको लोग थोड़ा माने हैं। सोचिए तो, सभी दर्शन को अगर मान लिया, अगर सांख्य दर्शन सच में ऐसा होगा, प्रकृति और पुरुष वाला कोई चीज, और वो बाद में क्लियर हो जाएगा, तो सोचो कितनी बड़ी चीज हमको पता चल जाएगी जीवन और मृत्यु के बारे में। तो हमने तो अभी केवल 2 आयाम को माना है और हमने दर्शन का डंका बजाया है पूरे विश्व में, इसलिए योग दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये सिलेबस नहीं चेंज हुआ था उसके पहले भी ये था अष्टांग योग पतंजलि का, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस बार इसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो योग में, योग क्या है इसी को बारे में जानना है। अष्टांग योग है तो अष्टांग योग में योग क्या है उसको सबसे पहले जानेंगे। लेकिन आप सीधा अष्टांग योग पढ़ना चालू करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आ भी गया तो वहां लिखने के लिए मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जीवन में इसको कभी नहीं उतार पाओगे जब तक ये नहीं समझोगे कि इसके अंदर की और बहुत सारी चीजें क्या हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके लिए बहुत लोगों ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे का भी वीडियो बनाया हुआ है। आपको केवल मेरा कोशिश है कि 20 मिनट में उन सारी चीजों को समझा दूं जो आपको समझना है ना। योग योग के बारे में लिखते हुए, परिभाषित करते हुए पतंजलि ने एक लाइन लिखा है, और वो लिखा है, योगस चित्त वित्ति निरोधः। योगस चित्त वित्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति का निरोध, निरोध मतलब रोकना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, यही क्या है, योग है। तो आपको समझ में आया कि ये चीज नहीं आया? क्यों? क्योंकि चित्त क्या होता है और वृत्ति क्या होता है, इसको हमको पहले जानना पड़ेगा, है ना। निरोध का मतलब तो रोकना होता है, चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त में वृत्ति जो आ रहे हैं उसको रोकना। तो चित्त क्या है और वृत्ति क्या है इसको देखते हैं। अलग से 2 नंबर में और 4 नंबर में से पूछेगा आपको, क्लियर है। भले ये नहीं लिखा है सिलेबस में, लेकिन पूछेगा चित्त की भूमिया क्या है, चित्त की कितने प्रकार की भूमि होती है, चित्त की कितने प्रकार की वृत्तियां होती है, ये सारी चीजें पूछे। क्लेश क्या होता है, क्लिष्ट चित्त क्या होता है, अक्लिष्ट चित्त क्या होता है, इन सब के बारे में पूछेगा। तो देखिए क्या होता है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। पहला लाइन जब भी योग दर्शन आएगा यही लिखना है आपको, क्या, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है। तो चित्त क्या है जी,
चित्त। चित्त का मतलब होता है अंतःकरण। चित्त को ही क्या बोलते हैं, हमारा जो अंतःकरण है उसी को हम लोग चित्त बोलते हैं। तीन चीजों को मिलाकर चित्त बना है। सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है, सांख्य दर्शन का ही प्रैक्टिकल है, तो उसी का चीज इसमें भी आता है कुछ कुछ, है ना। तो सांख्य दर्शन में जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या बना था, महत या बुद्धि, फिर क्या बना, अहंकार, उसके बाद अहंकार से क्या बना था, 11 इंद्रिया, पंचेंद्रिया सब बने थे, मन भी बना था उसी में, 11 इंद्रियों में मन भी बना था, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन। तो तीन चीज, महत, अहंकार और मन, ये तीनों का संयुक्त नाम क्या है, चित्त है। मन, अहंकार और महत यानी बुद्धि। बुद्धि, और बुद्धि में जो अहम की भावना, मैं मेरा वाला भावना, यानी अहंकार और मन, ये तीन चीज जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्त। क्लियर है, तो समझ में आ गया। चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। तो चित्त क्या होता है, चित्त का मतलब होता है अंतःकरण। महत, अहंकार और मन, इन तीनों का संयुक्त नाम क्या है, चित्त है। ये चित्त की परिभाषा है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो चित्त की क्या विशेषता है, 2 नंबर में केवल एक लाइन तो नहीं लिखेंगे, तो और क्या देखते हैं। मैंने पहले बताया चित्त, चित्त में क्या है, महत, अहंकार और मन। इसकी इसका आविर्भाव कहाँ से हुआ है, इन लोग का उदय कहाँ से हुआ है, महत बुद्धि कहाँ से, प्रकृति से हुआ है ना। महत, अहंकार, मन, ये लोग कहाँ से निकले, प्रकृति और पुरुष जब आपस में टकराए तो जगत का निर्माण हुआ, यही बोले जगत का विकास हुआ, विकासवाद, जगत का विकास हुआ प्रकृति पुरुष के टकराने से। तो प्रकृति से विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें बाहर आई। कौन से, पहला महत आया, फिर अहंकार आया, फिर ज्ञानेंद्रिया, पंचेंद्रिया, मंच, महाभूत, पंच तन्मात्र, ये सारी चीजें है ना। तो चित्त क्या है, चित्त क्या, महत, अहंकार और मन, मतलब प्रकृति से ही जन्म है कौन, चित्त। ये तीनों भी प्रकृति से जन्मे है, इसका सीधा मतलब है कि चित्त भी क्या है, प्रकृति से ही जन्म है। तो प्रकृति कैसा था हमारा, अचेतन था, कैसा था, अचेतन था। और पुरुष कैसा था, चैतन्य था, है ना। और उसी का प्रतिबिंब पड़ा था किसमें, पुरुष चैतन्य, पुरुष का प्रतिबिंब किसमें पड़ा था, बुद्धि पे, इसलिए बुद्धि कैसा प्रतीत होता था, चेतनवत। इसीलिए चित्त भी कैसा है, चित्त भी अचेतन है, और पुरुष के प्रतिबिंब से यह कैसा प्रतीत होगा, चेतनवत। हमारा चित्त जो है, तीनों को मिलाकर जो चीज बनेगा, चित्त बनेगा, वो भी अचेतन है, वो भी जड़ है, लेकिन वही चैतन्य पुरुष के संपर्क में आने से, उसका प्रतिबिंबित होने से क्या हो जाएगा, वो चेतनवत लगने लगता है। हमको ऐसा लगता है कि चित्त में भी क्या है, चेतना है, ऐसा चेतनवत प्रतीत होता है। ये त्रिगुणमयी है, कौन, चित्त। सत्व, रज और तुम, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो प्रकृति से जो भी बनेगा उसमें भी क्या होगा, तीनों गुण रहेंगे, कौन कौन से, सत्व, रज और तम। लेकिन चित्त में किसकी प्रधानता है, चित्त में सत्व गुण की प्रधानता है। बुद्धि में किसकी प्रधानता थी, उसमें भी सत्व गुण की प्रधानता थी, है ना। तो उसी से मिलकर जब बना है, तो चित्त में भी कैसा है, सत्व गुण की प्रधानता है, और तीनों गुणों से मिलकर बना है। अब आपको अगर पूछेगा चित्त के बारे में बताइए 2 नंबर में, तो बता देंगे, बता देंगे, हाँ बता देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में आता है कुछ कुछ चित्त की भूमियां हैं, प्रकार बोल सकते हो आप लोग, या भूमिया बोल सकते हो। अलग अलग प्रकार के चित्त की अवस्था है, चित्त की अवस्था है अलग अलग। देखो ना, पागल को देखो, उसका दिमाग अलग चलता है, बुद्धिजीवी लोग का दिमाग अलग चलता है ना। सबका अपना अपना अलग अलग चित्त है। चित्त अनेक है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नहीं लिखा है। चित्त कैसा है, अनेक है। क्यों अनेक है, क्योंकि पुरुष अनेक है, अब पुरुष का ही प्रतिबिंब किस पे पड़ेगा, चित्त पे पड़ेगा, तो जितने पुरुष उतने चित्त, है ना। इसलिए चित्त क्या है, अनेक है। तो अनेक प्रकार के चित्त में अनेक अनेक अवस्था है। किसी का चित्त दूसरा काम कर रहा है, किसी का चित्त दूसरा काम कर रहा है, किसी का चित्त दूसरा काम कर रहा है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो चित्त क्या है, अलग अलग काम करते हैं। तो वही अलग अलग जो काम करते हैं, चित्त कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसी को चित्त की भूमिया कहा गया है। देखो ये है चित्त की भूमिया। तो पहला होता है मूढ़। मूढ़ बोलते क्या मूढ़ आदमी हो यार, बोलते हैं ना, मूढ़ी आदमी, मूढ़ी सुने हो ना, कितना मूड है, मेरा मूड ऑफ हो गया, बोलते हैं। वो मूड अलग है जी, मूड, और ये मूड वही मूड है, मेरा मूड खराब है, जो हम लोग बोलते हैं मूड, इतना मूढ़ी आदमी है यार। मूढ़ी आदमी मतलब क्या होता है, अपने ही उसमें काम करने वाला आदमी, है ना, अपने हिसाब से ही काम करना। बहुत मूढ़ी आदमी मतलब उसका मन करेगा तो जाएगा, अपने मन के हिसाब से करने वाला काम। तो मूढ़ उन लोग होता है, मूढ़ वाला चित्त वो होता है जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। ऐसा चित्त जिसमें तमोगुण की प्रधानता होगी, उसमें आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सारे गुण होंगे। आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, निद्रा रहेगा, मोह माया भोग वाला काम जो रहेगा, वो वैसा वाला बुद्धि को क्या बोलते हैं, वैसा वाला चित्त को क्या बोलते हैं, सॉरी चित्त को क्या बोलते हैं, मूढ़। क्या बोलते हैं, पहला भूमि क्या है, मूढ़। ठीक है, टोटल 5 भूमियां होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध।
तो मूड मतलब क्या, तमोगुण की प्रधानता रहेगी, आलस्य प्रमाद निद्रा ये सारे चीज रहेगा। ये चित्त की पहली भूमि। दूसरा क्या बताया, क्षिप्त। क्षिप्त का मतलब होता है जिसमें रजोगुण प्रधान हो। रजोगुण मतलब क्षत्रिय वाला जो गुण आता है, कार्य करने वाला जो गुण आता है। तो क्षिप्त वाला जिसका चित्त रहेगा, जिसका चित्त क्षिप्त वाला चित्त रहेगा, वह किसी भी एक वस्तु पर लगातार ध्यान नहीं लगा पाता है। ये तो बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा है। मूढ़ी आदमी, उसका कुछ नहीं हो सकता, मान के चलो। ऐसा दिमाग जिसका चित्त मूड वाला चित्त है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कितने लोगों को सोच लो अभी, है ना। ठीक है। दूसरा ये बहुत सारे लोग इस वाले में आएंगे, ये क्षिप्त वाले में। आप लोग का जो चित्त है ना, वो क्षिप्त चित्त है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक वस्तु पर लगातार ध्यान नहीं रहता आप लोग का। पढ़ने बैठते हो तो लगातार ध्यान रहता है क्या? नहीं रहता है। हर 5 मिनट अगर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ध्यान, अगर 1 घंटा भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, फोकस के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, मतलब कैसा मूड है आपका, सॉरी कैसा चित्त है, क्षिप्त चित्त है। क्लियर है? रजोगुण की प्रधानता है आप में, और एक जगह पर आप ध्यान नहीं फोकस कर पा रहे हो, तो आपका चित्त कैसा है? क्षिप्त है। इसका उपाय भी बताएंगे अभी, फिर आप लोग का सब फोकस लगना चालू हो जाएगा। ठीक है। इसी को तो योग बोलते हैं, इसी को तो करने बोलते हैं, मेडिटेशन ध्यान जो आपको करवाते हैं ना, तो ये इसी को तो ठीक करते हैं। आप क्या सोचते हो ध्यान करने से कहाँ काम होता है? यही काम होता है, आपके चित्त में काम होता है। ये क्षिप्त जो है उसको हम लोग निरुद्ध तक ले आते हैं। अगला एक कदम बढ़ते हैं, क्षिप्त के बाद आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त मतलब कम क्षिप्त, समझ रहे हो? विक्षिप्त का मतलब कम क्षिप्त। कम क्षिप्त का मतलब आंशिक स्थिरता का भाव बना रहता है। आंशिक स्थिरता मतलब धीरे धीरे अब स्थिरता आएगा। अब तुम लोग 1-2 घंटा कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठ लोगे, स्थिर रहेगा दिमाग। एक लगातार, पहले क्या होता है क्षिप्त में, लगातार ध्यान नहीं रहता था एक जगह। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार ध्यान लगाना शुरू हो रहा है, तो वो विक्षिप्त होता है। आप में से कई लोग होंगे जो लगातार सीटिंग कर सकते हो, लगातार बैठ के पढ़ सकते हो, 2 घंटा 3 घंटा, है ना, या 4-5 घंटा, जैसा भी आप लोग ध्यान लगा के पढ़ सकते हो। तो आपका विक्षिप्त अवस्था में आपका चित्त। लेकिन ये भी सही नहीं है, आंशिक स्थिरता का भाव है। आंशिक स्थिरता मतलब पूरी तरह से स्थिर नहीं है तो स्थिर, लेकिन पूरी तरह से है क्या? नहीं है, पार्शियल है। उसके बाद आता है एकाग्र, जो बोलते हैं ना एकाग्र होकर पढ़िए, जो हम लोग बोलते हैं, दैट्स एकाग्र। एकाग्र में किसकी प्रधानता होगी जी? सत्व गुण की प्रधानता। सत्व गुण का प्रधानता मतलब अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण वाला, बुद्धि वाला बात आता है डायरेक्टली, यानी थोड़ा हाई लेवल वाला। ध्यान अपने विषय पर बना रहता है। ध्यान अपने विषय पर रहता है या बना रहता है, यानी जिस चीज में आप ध्यान लगा रहे हैं कि ये करना है, मतलब वो करना है, उसमें ध्यान बना है। अभी इतिहास पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। अभी दर्शन पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। क्लियर? अगर यूट्यूब में आप मेरा वीडियो देखने के लिए आ रहे हो, तो मेरा वीडियो देखे और निकल लिए, पता नहीं फिर गाना सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस पर विषय पर ध्यान लगाना है उसी पर ध्यान रहता है। ये कैसा होता है? एकाग्र। और हमेशा हमको बचपन से सिखाया जा रहा था क्या करना? एकाग्र होकर पढ़ना। यही तो सिखाया गया था ना कि हमको एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए, मन को एकाग्र रखे। एकाग्र रखने का मन है किसी एक विषय जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जिस चीज को आप कर रहे हैं उस पर फोकस होकर चीजों करो, इसी को फोकस करना, इसी को एकाग्र करना। तो अब तक एकाग्र क्या है करके पूछेंगे, एकाग्रता क्या है? वो चित्त की एक भूमि है, एक अवस्था है, एक प्रकार है। चित्त कई 5 प्रकार के होते हैं। इस 5 प्रकार के चित्त में एक प्रकार का क्या है? एक एकाग्र। तो क्या कर, पहले मूड, गुड़ गोबर हो गया मूड तो, है ना। और दूसरा क्या है? क्षिप्त, थोड़ा बहुत उसमें ध्यान लगाते हो आप जैसे। विक्षिप्त मेरे टाइप का लोग, आंशिक स्थिरता, मेरा भी उतना स्थिर नहीं रहता है। ठीक है। एकाग्र, एकाग्र मतलब जो मुनि उनी लोग जो रहते हैं, किसी काम में ध्यान लगाते हैं। थोड़े बड़े बड़े लोग जो केवल बिजनेस में ध्यान लगा रहे हैं, ऐसे एकाग्र माइंड वाले, जिनको और कोई लेना देना नहीं किसी। और फिर अंत में आता है क्या? निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब ही रोकना होता है। चित्त की जो ये सारी चीजें हो रही, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, उसको रोक लेना, निरुद्ध हो जाएगा। निरुद्ध मतलब समस्त चित्त वृत्तियों का नाश। समस्त चित्त वृत्तियों का नाश, उसी को क्या बोलते हैं? निरुद्ध। यानी जितने भी चित्त की वृत्तियां हैं उसी का नाश। यहाँ पर लिखा है योगस चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? योग। चित्त की वृत्तियों को रोकने का काम का क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और चित्त वृत्तियों का पूरा नाश हो जाएगा, जब चित्त से वृत्तियों का पूरा नाश हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? निरुद्ध बोलेंगे। तो चित्त की वृत्तियों का नाश क्या होता है और वृत्तियां क्या होती हैं, इसको जानना जरूरी है ना। तो देखो, चित्त वृत्तियों का नाश, तो निरुद्ध क्या है भाई? यही है, इसी के अंदर हम लोग अष्टांग योग पढ़ेंगे। निरुद्ध का है उपाय है, किसका उपाय है? यानी समस्त चित्त वृत्तियों का नाश करने के लिए कोई उपाय क्या निकालेंगे? निरुद्ध हमको चित्त को करना है, तो क्या उपाय है? तो उसका उपाय है क्या? अष्टांग योग। पतंजलि ने कहा विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी इससे। विवेक ज्ञान की प्राप्ति मतलब जो जैसा है उसका ज्ञान, मतलब पुरुष को अपने पुरुष होने का ज्ञान और प्रकृति से अलग होने का ज्ञान। लिखा हुआ प्रकृति पुरुष भिन्नता का ज्ञान, यही विवेक ज्ञान है, कि हम प्रकृति से बिल्कुल अलग हैं, हम चैतन्य हैं, हम सबसे ऊपर है ना।
तो इसका क्या परिणाम होगा जब हम लोग अष्टांग योग करेंगे? तो परिणाम चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा और पुरुष अपनी शुद्ध चैतन्य अवस्था में चला जाएगा। शुद्ध चैतन्य अवस्था, जो चैतन्य था, शुद्ध था, त्रिगुणातीत था, निष्क्रिय था, ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा। यहाँ पर तुरंत अभी जाके क्या पढ़ लेना, फिर से पुरुष का विशेषता पढ़ लेना और अंतर पढ़े उसको पढ़ लेना, तो तुरंत अभी और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? चित्त की भूमिया। कितने प्रकार? 5 प्रकार। एक बार और देखने इस वीडियो को, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, चित्त की वृत्तियां। अभी तक हम लोग क्या बात करें? अभी तो चित्त समझे, चित्त का परिभाषा समझे और चित्त की कितनी अवस्था, कितने प्रकार होते हैं वो समझे। अब क्या समझना है? चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। तो वृत्तियां क्या होती हैं? यही तो मेन कारण है। चित्त तो ठीक है, चित्त में जो वृत्तियां हैं उसी का निरोध, वृत्तियों को रोकना। तो वृत्तियां क्या है उसको हमको समझना है। तो चित्त की वृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो वो भी 5 प्रकार की होती है। क्लेश कितने प्रकार का होता है? वो भी 5 प्रकार। भूमिया कितने प्रकार की? वो भी 5 प्रकार की। सब 5 प्रकार के हैं। तो चित्त की वृत्तियां, जब चित्त का विषयों से संपर्क होता है, जब चित्त का विषयों से मतलब चीजों से, अलग अलग प्रकार के विषय हैं, है ना? तो जब चित्त का विषयों से संपर्क होता है तो वह उन विषयों का आकार ग्रहण कर लेता है। इस आकार को ही वृत्ति कहते हैं। जब चित्त का विषयों से संपर्क होता है तो वह उन विषयों का आकार ग्रहण कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं? वृत्ति कहते हैं। याद कीजिए 5 विषय बोला था। किसको? पंच तन्मात्र जो हमने पढ़ा। कौन कौन सा? रूप, आंख। आंख जब चित्त है, चित्त के द्वारा क्या करेंगे? किसी चीज को देखेंगे। जैसे मैंने अलमारी को देखा तो मैंने अलमारी का क्या लगा ला? उसका रूप जो है मेरे अंदर बस गया, एक आकार ग्रहण कर ले, वही वृत्ति है। मैंने गुपचुप खाया और गुपचुप का स्वाद मेरे जीभ में लगा रहा, मैंने उसको याद कर लिया, वो वृत्ति है। मैंने एक मस्त वाला स्मेल डियो सुना, फॉग वाला, अब उसका स्मेल मेरे नाक में चले गया और वो मुझको याद रहा, वो वृत्ति है। मैंने बहुत मस्त म्यूजिक वाला सुना, अरिजीत सिंह का गाना, और मेरे शब्द में वो गाने को मैं गुनगुना रहा हूँ, वृत्ति है। और किसी चीज को मैंने छुआ, स्पर्श किया, मैंने ऐसा ऐसा मस्त वाला वो जो सॉफ्ट वाला घुमाया, कितना अच्छा लगा, ये मेरे को क्या हुआ? ये भी वृत्ति है। तो जो 5 विषय बताए थे, पंच तन्मात्र, उसी विषयों को जब चित्त से उसका संपर्क होता है, हमारा दिमाग, ये चित्त है, महान अहंकार बुद्धि, उसी जब विषय जो देखता है, उसको देखने के बाद उसका आकार बन जाता है, उसको अपने चित्त में डाल देता है, वही वृत्ति है। इसी को नहीं डालना था, इसी के कारण सुख दुख सारा चीज चल रहा है, सारा क्रियाकलाप उसी से चल रहा है। ठीक, तो क्या? जब चित्त का किससे संपर्क होगा? विषयों से संपर्क होता है, तो उन विषयों का, तो वह उन विषयों का क्या कर लेता है? आकार ग्रहण कर लेता है। और आकार ग्रहण कर लेता है, इसी को क्या बोलते हैं? वृत्ति बोलते हैं। फिर से बता रहा हूं, जब हमारा चित्त, चित्त मतलब मन, अहंकार और बुद्धि, ये तीनों चित्त कहलाते हैं। और चित्त किससे? विषयों के संपर्क में आएगा। विषयों मतलब रूप, रस, गंध, स्वाद, ये सब के आएगा, तो उसका एक आकार ग्रहण कर लेगा। इसका आकार ग्रहण करने मतलब ऐसा आकार वाला आकार नहीं, मतलब उन चीजों को अपने दिमाग में भर लेगा, वही क्या है? वृत्तियां है। उसी को रोकना है, उसको नहीं भरने देना है। उसी को क्या बोलेंगे? उसको रोकना ही क्या है? योग है। और पूरी तरह रुक जाएगा, नाश जाएगा, क्या हो जाएगा? निरुद्ध हो जाएगा हमारा चित्त। निरुद्ध हो गया मतलब प्रकृति पुरुष भिन्नता को हम लोग समझ जाएंगे, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? ठीक, तो वृत्तियां कितने प्रकार की होती है जी? जो वृत्तियां मैं बोल रहा हूँ कितने प्रकार की, अब तो समझ गए होगे। 5 प्रकार की और वृत्तियां देखो। पहला है प्रमाण। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन ही प्रमाण कहलाता है। पहले पढ़ चुके। प्रमाण क्या है? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन प्रमाण है। जैसे शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष। ये पहली वृत्ति है, चित्त की पहली वृत्ति। ये आकार ग्रहण करता है, उसको वृत्ति कहते हैं। जो आकार ग्रहण किया उसको। इसके प्रकार हैं। पहला कैसे हम लोग ग्रहण करेंगे? प्रमाण के द्वारा। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन मतलब हम चित्त को देखेंगे, चित्त विषय जब संपर्क में आएगा तो जरूरी थोड़ी ना कि गलत गलत चीज ही हम देखें या गुपचुप को ही देखें, कुछ अच्छी चीजें भी देखेंगे। यानी जो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन है, यानी सही ज्ञान को भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या होता है? प्रमाण, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन। इसके द्वारा जो चीजें हमारे दिमाग में आई, चित्त में आई, उसको हम लोग बोलेंगे पहला वृत्ति कौन सा है? प्रमाण। प्रमाण क्या है? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन ही क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। दूसरा है विपर्यय। विपर्यय, विपर्यय का मतलब क्या होगा? भ्रांतिपूर्ण ज्ञान को विपर्यय बोलते हैं। भ्रांतिपूर्ण ज्ञान को क्या बोलेंगे? विपर्यय। विपर्यय भ्रांतिपूर्ण ज्ञान मतलब रस्सी को देखे हमको सांप जैसा लगा, वो भ्रांतिपूर्ण ज्ञान है। रस्सी को देख के सांप का ज्ञान, पत्थर को देख के कछुए का ज्ञान, या कछुए को देख के पत्थर का ज्ञान। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं? भ्रांतिपूर्ण। जैसे हम लोग बस में जाते रहते हैं,
बस में जाते रहते हैं, बस तेज चलते रहता है, हम बाहर देखते हैं खिड़की तो पेड़ वेड़ चल रहा है, ऐसे लगता है। वो कैसा ज्ञान है? भ्रांतिपूर्ण ज्ञान, क्योंकि पेड़ अपनी जगह खड़ा है, हम लोग बस में चल रहे हैं। तो ऐसा जो ज्ञान हमको मिलता है उसको विपर्य बोलते हैं। ये भी एक चित्त की वृत्ति है। तीसरा है विकल्प। विकल्प मतलब जी ऑप्शन। आप लोग बनाते हो प्रारंभिक परीक्षा में 4 ऑप्शन रहते हैं, कैसे रहते हैं वो देखने में? एकदम सेम टू सेम एक जैसे, ऐसा लगता है कि चारों उत्तर है, उसमें से कोई एक उत्तर रहता है। तो जो 3 और दिए रहते हैं वो क्या रहता है? वो विकल्प रहता है। और विकल्प कैसा रहता है? शब्दों का ऐसा रूप जिसके अनुसार कोई वास्तविक वस्तु नहीं। शब्द ऐसे बनाए रहेंगे कि यही उत्तर है लगेगा, लेकिन उत्तर रहता है क्या? नहीं। तो शब्दों का ऐसा रूप जिससे वास्तविक नहीं है वो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विकल्प बोलते हैं। केवल एक रहेगा, लेकिन जो 3 है वो वास्तविक उत्तर है क्या? नहीं है, वैसे ही मिलता जुलता है। क्लियर है? तो उसी को क्या बोलते हैं? विकल्प। इसलिए तो हम लोग बहुत गड़बड़ करते हैं ना, एकदम मिलता जुलता है कि टाइप, लेकिन वो वास्तविक नहीं रहता, उत्तर कोई दूसरा रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? विकल्प। एक चीज और है, वास्तविक वस्तु नहीं का मतलब हो जाएगा जैसे बांझ पुत्र बोले। बांझ पुत्र क्या कोई बांझ महिला का पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। खरगोश का सिंह बोले, खरगोश का सिंह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। खून की नदी हो सकता है? खून की नदी नहीं हो सकता। तो ऐसे चीजों को भी विकल्प में शामिल किया गया है। ठीक है। फिर आता है चौथा नंबर निद्रा। निद्रा तो आप लोग का फेमस है, अभी पूरा लॉकडाउन में यही चल रहा है। निद्रा मतलब सुसुप्त की अवस्था, सोते हैं हम लोग। तमोगुण की प्रधानता, ये तमोगुण की प्रधानता है। और सुसुप्त की अवस्था है, सोते रहो मस्त, उसी को क्या बोलेंगे? निद्रा। ये भी क्या है? विपर्य। और एक होता है स्मृति। स्मृति समझते हो? याददाश्त। हाँ। संस्कार जन्य ज्ञान। पढ़े बौद्ध दर्शन में, संस्कार से ही हम लोग को सारी चीजें याद रहता है। विद्या कारण संस्कार है, संस्कार है ना। तो संस्कार क्या है? पूर्व के जो अनुभव का उसी रूप में ज्ञान। पूर्व में, पिछले जन्म में जो हुआ है, या इसी जन्म में जो बचपन में हुआ है, या पिछले साल हुआ है, या कल हुआ है, पिछले कल में, उन सब का ज्ञान, पूर्व में किए गए अनुभव का वैसे ही ज्ञान, यही क्या है? स्मृति। और यही सबसे बड़ा कारण है। मेरे को अगर पूछोगे आप लोग इसमें कि सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, तो ये स्मृति है। हमको याद रहता है, अच्छा उसने मेरे को छोड़ा था, बस वो याद होना चाहिए। फिर उसके बाद तो फिर रोना गाना चालू है। आज ही के दिन में फेल हुआ था, आज ही के दिन में पास हुआ था, आज ही के दिन में हम लोग बर्थडे मनाते हैं, आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था, कितना खुशी होता है। आज ही के दिन मेरे दोस्त का मृत्यु हुआ था, आज ही के दिन मेरे दादाजी टपक गए थे। सुख और दुख, ये याददाश्त इसी से तो हो रहा है। अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो हमको याद ही नहीं रहेगा कौन हमको दुख दिया था, हमको याद ही नहीं रहेगा कौन हम कब हम सुख मिला था। तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि पिछला वाला सुख अच्छा था कि ये वाला सुख अच्छा है। तो जो भी सुख मिलेगा सबको अच्छा ही समझेंगे, जो दुख मिलेगा वो भी। मतलब करो और भूल जाओ वाला हिसाब रहना चाहिए, ऐसा बोलता है। लेकिन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आकार ग्रहण कर लिया। इसी को तो वृत्ति बोलते हैं। इसी जो आकार ग्रहण कर रहा है उसी को रोकना क्या है? योग है दादा। आगे आ जाओ। चित्त वृत्तियों के कारण ही, चित्त वृत्तियों के कारण ये सब प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इसी के कारण ही जीव सुख दुख, विचार, बंधन, सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं। इसी के कारण बोलते ना, पंखा चल रहा है और मस्त एसी का हवा चल रहा है, वो कौन सा वाला वृत्ति है? कौन सा वाला वृत्ति है? जो पंखा चल रहा है और हमारे किससे? त्वचा से, त्वचा को हमको ठंडा ठंडा मस्त लगेगा। वृत्ति है, उसका आकार ग्रहण कर लिया, हमको हवा ही अच्छा लगता है। देखिए पुराने जमाने में मैं बता रहा हूँ, एसी वैसी नहीं था, पंखा तक नहीं था, कूलर भी नहीं था। मेरे जमाने में भी नहीं था भाई एसी और पंखा कूलर। मैं तो 12वीं तक बिना कूलर पंखा पढ़ा हूँ घर में, इसी रूम में जहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो क्या उस समय क्या ये सारी चीजें नहीं थी? क्या उस समय जीवन नहीं था? सब समय जीवन था। लेकिन हमारे क्या है, धीरे धीरे हमारी वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, हमारे शौक, ये सारी चीजें बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? सांसारिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। हमको लगता है हम सुख प्राप्त करें, वो क्या है? वो वृत्ति ही है। सुख दुख, विचार, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं कहाँ से आते हैं? सब पुराने अनुभव से आते हैं। बंधन, सब चीज, ये हो गया चित्त वृत्तियों के कारण ये सारे चीज होते हैं। चित्त की दो वृत्तियों के दो प्रकार है। चित्त वृत्ति के दो प्रकार एक बार समझ लेते हैं। क्लिष्ट चित्त वृत्ति, एक अक्लिष्ट चित्त वृत्ति। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 नंबर पूछे इसलिए इसको ऐड कर दें। क्लिष्ट चित्त वृत्ति कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। क्लिष्ट चित्त वृत्ति कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं, जबकि अक्लिष्ट चित्त वृत्ति विवेक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। मतलब प्रकृति पुरुष की भिन्नता के रूप में सहायक है कौन सा? अक्लिष्ट। बस इतना ही जानना है। यानी हमारे काम को कौन सा है? अक्लिष्ट चित्तवृत्ति। अगर अक्लिष्ट चित्तवृत्ति है तो हम विवेक ज्ञान में क्या हो जाएंगे? प्राप्ति में सहायक। विवेक ज्ञान मतलब प्रकृति पुरुष की भिन्नता का ज्ञान। क्लिष्ट चित्तवृत्ति क्या है? कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे आते हैं। क्लेश एक चीज आता है, क्लेश आपको पूछ देगा 2 नंबर में, क्लेश क्या है?
जब पुरुष चित्त में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के साथ भेद नहीं कर पाता, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तो फिर बंधन की स्थिति में क्लेश उत्पन्न होता है। जब पुरुष चित्त में प्रकाशित, चित्त में किसका प्रकाश हो रहा है? पुरुष का प्रकाश किसमें पड़ रहा है? चित्त में। पुरुष का चैतन्य किसमें प्रतिबिंबित हो रहा है? किसमें? चित्त में। तो जब पुरुष उस चित्त में प्रकाशित अपने ही प्रतिबिंब के साथ भेद नहीं कर पाता है और उसको लगता है कि वो मैं ही हूँ, जबकि वो क्या है? चित्त है। पुरुष अलग है और चित्त अलग है, लेकिन वो अपने ही प्रकाश को, प्रतिबिंब को समझ नहीं पाता है कि वो प्रतिबिंब है, वो मैं नहीं हूँ। जब ये समझ पाता है और उसके साथ तादात्म्य कर लेता है और उसके सुख में अपना दुख, उसके दुख में अपना दुख, उसके रोना में ये सब कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी बंधन की स्थिति को क्या बोलते हैं? क्लेश। क्लेश भी 5 प्रकार का है। अविद्या, उसी क्लेश के कारण आता है। अस्मिता, अहम की भावना, उसी के कारण आता है। अस्मिता मतलब राग द्वेष, उसी के कारण है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश भी क्या है? क्लेश के एक अंग है। अभिनिवेश का मतलब क्या होता है? अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय। क्या होता है? मृत्यु का भय। तो ये सारी चीजें, चित्त की भूमियां, वृत्तियां, ये सारी चीजें क्या है? योग दर्शन को जानने में आपको महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग योग। क्लियर है? चलिए फिर कल मिलते हैं अष्टांग योग। इसको बार बार पढ़ना, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए।